हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब के बहुत सारे बयानात आते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के हवाले से हो तो फिर हमारे कान ज़रा ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं क्रॉस करेंगे एलओसी को, हम कर सकते हैं अगर हमें प्रोवोक किया गया। तो राजनाथ सिंह साहब का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है। कारगिल के 24 ईयर्स हो गए हैं। उस हवाले से कोई तकरीब थी, यहाँ पे उन्होंने अपने जो फौजी जवान भी खिताब किया और यकीनन वो अपने जो उनके कंट्री के लोग हैं उनको भी मैसेज दे रहे होंगे और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लोगों को या फिर पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को भी बता रहे होंगे कि यार मैं इधर हूँ। खैर एनीवे, राजनाथ सिंह साहब का ये बयान, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है। आम आदमी अगर मेरे जैसा या फिर डॉक्टर साहब जैसा कर दे तो कह देगा चलो यार फ़खर यूसुफज़ई के उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कह दिया तो एनालिस्ट है या पढ़ाते हैं, डॉक्टर है, पीएचडी, कोई मिनिस्टर की सीट पे नहीं बैठे। तो डिफेंस मिनिस्टर बड़ी इंपॉर्टेंट सीट और मोदी जी के बड़े करीबी लोगों में से एक, उनका बयान आना यकीनन, मैं बाकी तो खैर ऑन अ लाइटर नोट में कह रहा था, लेकिन एक सीरियस चीज़ है। पाकिस्तान को कैसे देख रहा है, इस पे भी बात करेंगे और इस पे बात करेंगे कि राजनाथ सिंह साहब का इससे पहले भी इस तरह का बयान आया है और डॉक्टर साहब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और इस तरह के इस रीजन के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। और आज का टॉपिक तो बड़ा रोचक है, तो और भी मजा आएगा। थैंक यू आपको, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम करते हैं आपको शो में। डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताइए कि राजनाथ सिंह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, ये और यकीनन नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर। ये 5 लोग ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में मोस्टली लोग पाकिस्तान में इनको जानते हैं। हो सकते हैं बाकी भी बहुत बड़ी कैबिनेट हो सकती है, बहुत और लोग भी होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन उनकी इतनी शायद कोई जानते लोग नहीं है यहाँ पर। राजनाथ सिंह साहब के इस स्टेटमेंट को कि वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मजे की बात, जिन मिनिस्टर्स और पर्सनालिटीज का आपने नाम लिया, हम लोग भी सिर्फ उन्हीं को जानते हैं, बाकी किसी को जानते क्या भी नहीं। बात है। फिर तो सेम सेम सिचुएशन है डॉक्टर साहब, ये तो एग्जैक्टली। तो बाकी मिनिस्टीरियल पोजीशंस में कौन है, आई डोंट थिंक कि किसी को बहुत पता है। एक दो अगर होंगे, सही। रेलवे मिनिस्टर हैं, ओके। अश्विनी वैष्णव एंड ऑल दैट, बट अदर्स आर इनसिग्निफिकेंट। इट्स ऑल मोदी शो। तो ओके फाइन। अब उनकी जो किचन कैबिनेट है मोदी साहब की, जो जी। उनके ट्रस्टेड अलाइड हैं, उसमें तो राजनाथ सिंह जरूर आते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह को लगातार दोनों मोदी गवर्नमेंट में बड़ी बिल्कुल। प्लम पोर्टफोलियो मिले हैं। एक बार उनको एग्जैक्टली। वो मिला था होम मिनिस्ट्री, इस बार उनको डिफेंस मिनिस्ट्री मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के पहले एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और ये राजनाथ सिंह साहब थे जिन्होंने एल के अडवाणी से लड़ाई मोल ली थी प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम एज अ पीएम कैंडिडेट आगे बढ़ने के लिए 2014 में, क्योंकि ओके। एल के अडवाणी साहब ने कह दिया था कि अगर मोदी जी का नाम एज अ पीएम कैंडिडेट प्री इलेक्शन आप डिक्लेयर करोगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। और राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और वो मोदी साहब के लिए खड़े हो गए, और यहीं गोवा से डिक्लेरेशन हुआ था कि मोदी जबरदस्त। साहब 2014 का जो इलेक्शन होगा उसके प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होंगे। ये यहीं से हुआ जबरदस्त। था ये चीज। तो ये मोदी साहब भूले नहीं है, क्योंकि उनकी जो आज की नो डाउट। एग्जिस्टेंस है उसमें राजनाथ सिंह साहब का काफी रोल है। तो इसलिए उनको प्लम पोस्ट मिलते हैं। रही बात ये कि ये बयान, मैं आपसे ऑनेस्टली कहूं तो इसको आप जोक नहीं ले सकते, नो बिकॉज नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैं जो वन लाइट नोट में कह रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मैंने कहा कि बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे एक बहुत बड़ा आदमी है राजनाथ सिंह साहब, कोई आम आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान का। जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप लाइट ले रहे हैं। मेरे कहने जी का मतलब है कि इसको उस रेगुलर, मुझे पता आप सीरियस ले रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं जी था। जी जी। मतलब इसको लाइट लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल ठीक। क्योंकि सही। एक तो सही। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा।
तो बिल्कुल, ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते बिल्कुल। हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे, तो वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि 2000 जो सॉरी 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो जी, थोड़ी-सी एग्रेसिव रहेगी। चूँकि इन ओके, लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये कश्मीर कोर हिस्सा है। ओके, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज़ भी हमेशा रही हैं। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने बिल्कुल और ठीक। उसके बाद वहाँ पे कश्मीर को तोड़ देना, ये 2 ऐसी चीज़ें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये 3 चीज़ें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज़ नामुमकिन, मीन्स हमारी लाइफ़टाइम में इम्पॉसिबल। कभी नहीं पाएँगे, इम्पॉसिबल है ये। बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का, ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। तो और दूसरी चीज़ ये भी आप शायद जानते ही होंगे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है और उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चूंकि जेएनके का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो जेएनके हुँ, है वो हमारे पास मिलाएंगे। और जी, आज अभी इन्होंने एक और बिल लाया है, उस बिल में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नया इलेक्शन करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे जी, जनरल इलेक्शंस के साथ में। तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो 23 सीटें हैं, टोटल जो सीटें इन्होंने काउंट की हैं डिलिमिटेशन में, उसमें पीओजेके की जो है 23 सीटें छोड़ दी हैं। उसको रखा है कि ये 23 सीटें हैं इसकी, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इतने पे होगा क्योंकि उन 23 पे हम जब मौका आएगा तभी हम इलेक्शन कराएंगे। तो दे आई मीन एनी इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ड्यूटी बाउंड। तो ये बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। तो अब ये और आपके तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा कि यकीनन स्टेटमेंट पाकिस्तान भी रिएक्शन देता है, फ़ॉरेन ऑफ़िस है, पाकिस्तान की आईएसपीआर है या फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं और कामों में ख़ैर बड़े मसरूफ़ हैं आजकल मुझे लगता है कि इसलिए फिर ये स्टेटमेंट अभी क्योंकि अभी इसके हवाले से कुछ नहीं आया, रात तक या फिर कल आएगा, आएगा, सुबह तक ज़रूर आएगा। आ जाएगा, नहीं आएगा लाज़मी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा लेकिन अभी फिलहाल वो क्योंकि यहाँ पे वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, ये करना है, वो उन कामों में मसरूफ़ है। क्योंकि हमारे मतलब ये तो हमारा ईस्ट का बॉर्डर है ना एलओसी, तो हमारा वेस्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी हालात कुछ गड़बड़ वाले हैं। आप मेरे ट्विटर को भी फ़ॉलो कर रहे होंगे और मैं जो-जो चीज़ें देख रहा हूँ वहाँ पे, तो वो बड़ा थ्रेटनिंग है। तो उसके बावजूद भी ख्वाजा आसिफ साहब हमारे पार्लियामेंट पे खड़े होके हालाँकि बड़े काबिल आदमी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरी जब मैं मिला हूँ काबिल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े तगड़े पार्लियामेंटेरियंस में से। लेकिन अफ़सोस के साथ कि जो उनका काम अभी उनके पास है उस हवाले से मुझे बड़े वीक लगे शायद उसमें बड़े कमज़ोर हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का स्टेटमेंट देना क्या समझ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ इन फ्यूचर हो सकती है? क्योंकि 4 जंगें ऑलरेडी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुई और आज मतलब जो तकरीब थी, वो भी इसी वजह से थी कि जो 1999 में कारगिल हुआ था, उसी के हवाले से थी। वो समझ लें 5वीं थी और अब छठी फिर समझ लें कि होंगी या छोटी-मोटी चीज़ें अगर उसको निकाल भी लिया जाए तो बड़ी 4 या 5 जंगें हो सकती। तो क्या मज़ीद भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है? राजनाथ सिंह साहब क्योंकि वो एग्रेसिव आदमी है, मुझे इतना आइडिया है और जिस तरह आप मोदी साहब के बारे में कह रहे हैं, तो उनका भी ऐसा है कि वो कहते हैं यार बस जस्ट डू इट। नहीं, राजनाथ सिंह जी एग्रेसिव नहीं है, बड़े ही सभ्य व्यक्ति हैं। अच्छा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लखनऊ से वो जब लड़ते हैं तो उनको लखनऊ का मुसलमान भी वोट देता है। बड़े क्या सभ्य। बात है ज़बरदस्त। सो अच्छा, सो देखिए फ़खर भाई, कश्मीर जो है, अभी तक की जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो उसमें कुछ एक 10-15 साल पे जो एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट आई तो उनको छोड़ दें। और सारी गवर्नमेंट का स्टांस यही है, जैसे नरसिम्हा राव जी के समय में ही ये रिज़ॉल्यूशन पास किया गया था कि भाई जी, कश्मीर है जो पीओजेके उसको आज नहीं तो कल हमें लेना है, तो ड्यूटी ओके, बाउंड है। अब इसके लिए वॉर का तरीका होगा या क्या तरीका होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन चूँकि ये मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो मैं इसको लाइट भी नहीं ले सकता बिल्कुल ठीक। बिकॉज़ मिस्टर यस, मोदी माइट हैव सब चीज़ तो वो कर चुके हैं, उनको कुछ करने के लिए बचा नहीं है अब।
ये कश्मीर का मुद्दा ही है जो वो एक शायद उनकी एक कोशिश हो कि भाई हम हिस्ट्री में आई विल बी ठीक फॉरएवर है। एज्ड अगर वो इसको उसका यूनिफिकेशन कराते हैं, वो कितना ओ पॉसिबल है कितना नहीं पॉसिबल आज की डेट में वो मैं नहीं जानता। ओके। लेकिन ये कि एक एम्बिशंस तो होंगे अब उसके बिहाइंड द सीन्स। एक तो ये कि ये इतनी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं फकर भाई कि आप जैसे जो प्रखर जर्नलिस्ट है वो भी नहीं जान पाते कि ये करेंगे क्या। सही, तो हम सही, लोग सही, तो सही। सिर्फ एनालिस्ट ठीक, ठहरे। तो ठीक, मैं ठीक। ये कहूंगा कि बीइंग एन इंडियन कोई भी गवर्नमेंट आएगी और जिस तरीके का अब राष्ट्रवाद भारत में धीरे 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 पनप रहा है, तो कश्मीर मतलब वुड बी एन इशू। कश्मीर को वो ओके। जो है ना उसमें वॉर होगा या वो हम दोनों कंट्रीज आपस में समझेंगे या कुछ और सॉल्यूशन निकलेगा, जी। वो तो हम नहीं जानते। वॉर की तो मैं कभी भी फेवर नहीं करूंगा बिकॉज वॉर इज जी, जी, बिल्कुल। कोई भी इंसान की डेथ हो ये अनएक्सेप्टेबल है इन सब बिल्कुल। कारणों की वजह से जिनको कि हम टेबल पे बैठ के सुलझा सकते हो। और वॉर के बाद भी आना टेबल पे ही है बिकॉज वॉर में तो कुछ एक सुलझेगा है नहीं, खाली कुछ जाने जाएंगी। जी बताएं। बिल्कुल, अच्छा मैं डॉक्टर साहब यही कहना चाह रहा था कि मैंने कहा जंगें हमारी हो गई है ना, 4 जंगें हमारी हो गई या 5 जंगें हमारी हो गई, तो क्या 5वीं या छठी हम दोबारा से क्या वही थेरेपी अपनाना चाहेंगे कि यार एक और हो जाए? कश्मीर की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई या जब जो अभी रीसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ 2018 में बालाकोट हुआ, फिर उसके बाद हमारे जो है हमारे वाले जाग गए, उन्होंने कहा जी हमने भी तो अब हिसाब-किताब बराबर करना है, वो सारा कुछ हुआ। तो क्या अब कोई इस तरह की चीज क्योंकि इस वक्त हम रशिया यूक्रेन को देख रहे हैं, एक तरफ रशिया है, चाइना है और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, बड़ी पावरफुल दुनिया है उनकी इकोनॉमीज, लेकिन वो भी अब तंग आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार बस हो गई हमारी, मतलब वो चीजें नहीं। तो क्या इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है 6.3 6.5 का ग्रोथ रेट चल रहा है, उसमें ये क्या इस तरह की कुछ चीज करना चाहेगा कि यार हाँ मैं एक ऐसी जगह खोल लूं दोबारा से, क्योंकि उसकी वजह यह कि ठीक है मैं कहता हूं कि एक चीज हो जाती है, लेकिन जो इंसर्जेंसी है वो खत्म तो नहीं होगी कभी भी नहीं, क्योंकि हमारे ड्यूरेंट लाइन में नहीं खत्म हो रही। 75 साल हो गए हमें पाकिस्तान बने हुए, उससे पहले भी सुना है कि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का इससे भी पुराना है, जब सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो फिर ये चीज कैसे हो? बात आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया और उसका एनालिसिस भी आपने बहुत सही किया कि इट्स इजी आज की डेट में कि आप किसी देश में घुस जाएं, जी लेकिन बिल्कुल। उसमें उसको कंट्रोल कर पाना, उसको लॉ एंड बिल्कुल। ऑर्डर को मेंटेन करना वुड नॉट बी एन इजी थिंग। देखिए फकर भाई, इसको ना अब कैसे मैं बताऊं, आपके लिए भी ये बड़ा टची इशू है और हमारे लिए भी बड़ा टची नहीं इशू है। बिल्कुल सही है, मैं कोई वो तो नहीं, बिल्कुल सही। कश्मीर एक ऐसा चीज है जो हम दोनों देशों के बीच में एक प्रॉब्लम भी है और परहैप्स उसी की वजह से हम जुड़े जुड़े भी हुए हैं। लेकिन बीइंग सही। एन इंडियन, देखिए ये बात जो जो सच है, जो मुझे लगता है, मेरी एनालिसिस से हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि भारत ने कोई भी जंग पाकिस्तान से नहीं लड़ी, जंग मुसल्लत हुई, ठीक है ना। तो ना हम शुरू में जंग किए और ना हम आज भी आगे जंग करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, महाराजा हरि सिंह जी ने दे दिया, उसके बाद कबायली आए और ये सब हुआ, तो वो टेक्निकली और लीगली तो इंडिया का क्लेम बनता है, प्लस हिस्टोरिकली भी लीगल इंडिया का क्लेम बनता है। क्योंकि आप कोई भी, आप बाबरनामा पढ़ लें, आप हमारी किताबें पढ़ लें, राज तरंगीनी पढ़ लें, आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ लें जो वो भारत को डिफाइन करते थे, जी। कश्मीर वॉज ऑलवेज अ पार्ट। और आप हमारी ओके। डेफिनेशंस पढ़ लें जो हमारे हिस्टोरियंस ने मतलब आज से 5,000 साल हम्म। पहले लिखी है, कश्मीर वॉज ऑलवेज अ पार्ट। अब पॉइंट यही है कि ये जो है फोर्स के थ्रू लिया जा सकता है, वो मैं आपसे सहमत हूं कि अगर वो आप जाते हैं तो फोर्स के थ्रू फायदा क्या है, एक और कश्मीर बन जाएगा कि वहां पे लोग फिर आपके घर में अटैक करेंगे और बिल्कुल। ये करेंगे। हालांकि बिल्कुल। बातचीत करके, मेरा ये मानना है कि आप बातचीत करें, उनको उनसे बोलें कि भाई देखिए ये है, दोनों आइडेंटिटी साथ रह सकती हैं, तो फिर वो जी। अगर मान जाए तो लीगली तो ये बिल्कुल इंडिया के हक में होगा कि पीओजे के मिक्स हो, हमारे साथ मिले तो फिर तो बड़ा ही दोनों के दरमियान एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे दोनों आ जा सके, वैसे अगर हाँ, ये हो एग्जैक्टली जाए तो ये बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली, लेकिन ये दैट विल बी मुझे द बेस्ट लगता है कि ऑप्शन। ये ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई, क्योंकि यहाँ वाले भी माशाल्लाह ही है आई खैर। अंडरस्टैंड, आई और आई वो इसको सॉर्ट अंडरस्टैंड। आउट शायद करना भी नहीं चाहते। डॉक्टर साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं इस इशू को, कि मुझे अब लगता है ऐसा है कि ये कहते हैं कि बस ठीक है ये डिस्प्यूट रहेगा तो बस ठीक है कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक चीज और है, एक चीज है डेवलपमेंट, हम बहुत सुनते हैं कि जी इंडियन साइड का कश्मीर बड़ा डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही है, वो पॉइंट वहां पे पाकिस्तान लैग कर रहा है। तो
क्या वो एक स्ट्रेटेजी के तौर पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वो चीज़ करे कि यार इसको इतना डेवलप कर लो कि वहाँ के लोग कहें कि यार हम तो बड़े मतलब हमें क्यों इस तरह का रखा गया कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ या वो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो एक दूसरे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ के कश्मीर वाले के पास है, मेरे पास कुछ नहीं। देखिए फ़खर भाई, गवर्नमेंट होती क्यों है? अगर उसको डेवलपमेंट नहीं, बात कश्मीर की नहीं है, बात इंडिया की इन जनरल जी, है। जी, जी। बिकॉज़ हमारे लिए कश्मीर का जो पार्ट इंडिया का है वो तो इंडिया ही है। उसको कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस है, उससे कोई मतलब था एक समय, वो भी खत्म हो गया। जी, जी। तो गवर्नमेंट अब क्यों बनाते हैं? अगर गवर्नमेंट को डेवलप नहीं करना, हमारा को वेलफेयर स्टेट नहीं देना, तो भाई फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट बनाने का? फिर तो हम खुद से ही काम चला ले। भाई गवर्नमेंट बनाए हो तो यू हैव अ सर्टेन टास्क टू परफॉर्म ना, वो जी, टास्क तुम परफॉर्म करो। अगर उसको नहीं कर पा रहे हो तो फिर गवर्नमेंट तो वो नाम नहीं याद की है। और आज का कंपटीशन पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा हो गया है कि लोग वादा कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, और आज लोग देखते हैं कि भाई तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी हाँ, ऑप्शंस हाँ, इतनी ज्यादा हाँ, है। जी। कोई आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बिल्कुल समाजवादी सही है, पार्टी है, बहुजन कॉम्पिटिशन है। समाजवादी पार्टी, कोई कमी तो है नहीं। तो आप नहीं करोगे तो दूसरा आकर करेगा ही करेगा। हुँ, तो देयर इज और चूंकि मोदी जी का जो विजन है, वो चूंकि भारत को एक वाकई में डेवलप राष्ट्र करना चाहते हैं, तो वो उनका विजन इंप्लीमेंट होता है। इज अ टास्क मास्टर। ये वो सिर्फ इनॉग्रेशन नहीं करते हैं, बल्कि वो उस जो प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं उसका जाकर के वो जो कहते हैं, हम लोग जिसको कहते हैं कि जनता को समर्पण करना, वो वही वो करते हैं। तो दोनों काम वो करते हैं। ही इज अ टास्क मास्टर, दैट्स व्हाट हुँ, हिज जॉब इज। अगर वो नहीं कर पाए, चाहे वो कश्मीर हो और चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बिकॉज मैं नहीं मानता कश्मीर कोई स्पेशल है। जैसे बिहार, एक बिहार के लोग क्यों कश्मीर से कम हो, या यूपी के लोग क्यों कम हो, या राजस्थान के लोग क्यों कम हो, या तमिलनाडु के लोग क्यों कम हो, सब इंसान है। और बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी ड्यूटी है कि आप जो है सबको इक्वली प्रोग्रेस करें, सबको इक्वली डेवलप करें। और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? दैट्स द क्वेश्चन ना। हुँ, व्हाई डू वी हैव गवर्नमेंट्स? और काम क्या है गवर्नमेंट का? भाई गवर्नमेंट का यही काम है कि आप डेवलप करो वो काम जो हम खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए हम आपको चुन के भेजते हैं वहां पे। तो डेमोक्रेसी को अगर ये फेल होता है तो ये डेमोक्रेसी फेल हो जाएगा, बिकॉज दुनिया हुँ, ये सोचेगी कि अगर डेमोक्रेसी के रहते हुए हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर वी हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव मीन ना। गवर्नमेंट चुन करके भेज करके वहां पे उनको पालने पोसने के लिए तो हम नहीं लाए हैं। हमारा बिल्कुल। पर्पज है कि वहां जाओ, जो तुम्हारा काम है वो काम करो भाई, वो काम हमको दे के लेके दो। इट इज अ क्वेश्चन वेदर डेमोक्रेसी विल हुँ, फंक्शन एंड परफॉर्म और नॉट। वरना कल तो चाइना भी बोलेगा कि देख लो ये है डेमोक्रेसी, अपने हाँ, लोगों को कि ये है, इनके तो रोड्स भी नहीं बनते, तुम इसी बिल्कुल। तरह की गवर्नमेंट के लिए तुम परेशान हो। सो इंडिया हैज मच एट स्टेक थ्रू डेमोक्रेसी। उनको ये दिखाना होगा कि डेमोक्रेसी परफॉर्म्स, डेमोक्रेसी फंक्शंस, डेमोक्रेसी डिलीवर्स। और डिलीवर्स का मतलब कि ये जो हमारी द्वारा चुनी गई जो सरकारें हैं, डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटी, दे कैन डू डेवलपमेंटल वर्क, दे कैन डू हुँ, जिसे कह लीजिए मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, वेलफेयर स्टेट में हम बना सकते हैं हुँ, आजादी के साथ। रही बात पाकिस्तान की, देखिए मैं एक चीज बोलूंगा फकर भाई, पाकिस्तान की समस्या इकोनॉमिक्स है ही नहीं। पाकिस्तान की समस्या वो थ्योरी है जो उनको इकोनॉमिक्स से काट देती है। जी, आप टू नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट करना चाहते हो और फिर इकोनॉमिक्स को भी ट्रेड कर सपोर्ट करना चाहते हो, कैसे होगा? जी, आपने एक जब पंजाब को डिवाइड किया तो ये नहीं समझे कि आपने इकोनॉमी को उखाड़ दिया जड़ से। क्योंकि पंजाब की इकोनॉमी यूनाइटेड इकोनॉमी थी, वो रिसोर्सेज, वो लोग, वो जो चीजें थी, वो आपने अचानक से तोड़ ओके, दिया। उसके बाद राइट, आपने टू नेशन थ्योरी में कहा कि ये लोग को, ये हिंदू लोग हैं, ये हम लोग हैं, तो आपने इकोनॉमिक्स को डिसरप्ट कर लिया, क्योंकि उन लोगों के बीच में से सारे के सारे ट्रेड, कॉमर्स और आपने वो बंद कर दिए। अब आप कहाँ जाओगे पंजाब की इकोनॉमिक्स को लेकर के? क्या नाम है, ईरान में जाओगे या इराक में हाँ, जाओगे? बिल्कुल, इंटरनेशनल ट्रेड तब डेवलप होता है जब आपका इंटरनल इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो। बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट जी, और इंपोर्ट। इफ यू आर बिल्कुल, इंपोर्टिंग तो आपका इकोनॉमिक्स का कोई फायदा है नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में इतनी हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है कि उस गुड्स की दुनिया भर में डिमांड है। तो हुँ, टू नेशन थ्योरी जब तक रहेगी, आपका कशकोल बढ़ता जाएगा। बिकॉज ये टू नेशन थ्योरी है जो आपको कहती है कि ₹1 का सामान ₹200 में खरीदो यूएई से जाकर के, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द अन्ना ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन हुँ, थ्योरी का इकोनॉमिक रेमिफिकेशन लोग समझना ही नहीं चाहते। टू हुँ, नेशन थ्योरी का सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रेमिफिकेशन नहीं है कि आप लोगों में नफरतें पा रहे। टू नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा रेमिफिकेशन है इकोनॉमिक्स, जो आज आप फेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले आपने कहा टू नेशन थ्योरी को मेंटेन करने के लिए हमें एटॉमिक बम चाहिए। फिर आपने हाँ। को कहा कि उस एटॉमिक बम को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को घास खिलाएंगे। ये सब क्यों कर हमने रहे हैं? उनका इस्लामिक बम भी नाम रखा था सर एक ज़माने में।
इस्लामिक बम हमने नाम रखा था। वो तो देखिए, ये इस्लाम को भी बेइज्जत करते हैं ये। नहीं मतलब एक बात कर रहा हूँ कि भाई उसका किसी से क्या ताल्लुक है भाई, वो मतलब कि इंडोनेशिया का उसे क्या लेना देना है, तो मलेशिया का उसे क्या लेना देना है, और बहुत सारी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज है उनको क्या लेना देना है यार हमारे एटम बम से। वो कहे भाई अपना काम करो, अपना मतलब कपड़ा शपड़ा मारो उसके ऊपर रखो, जो बनाया तो बना के रखो। तो ये भी हमने मतलब कुछ अरसे चूरन बेचने की बाय, और मुझे हंसी आती है इस तरह की बातों पे कि यार एक चीज आपने बना दी, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले आए, एटम बम अगर आपने बना लिया तो आपके पास बाकी चीजें भी होनी चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छी गन है सर, ठीक है, लेकिन उसको मैं मेंटेन नहीं रख पा रहा, और मैं कहता हूँ यार ये मेरी हिफाजत करेगी, मतलब मैं उसको अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करूंगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यार वो गन अगर मैं मेंटेन नहीं कर सकता, उसके लिए जो एमुनेशन चाहिए या बाकी चीजें चाहिए, अगर वो मैं नहीं कर पा रहा, तो वो क्या मैं उसको, उससे तो अच्छा बेहतर ये कि लकड़ी का कोई मेरे पास डंडा हो, कोई सांप वाम इस तरह की कोई चीज आएगी तो मैं चलो कोई थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन में अपनी कर सकूंगा। मतलब हम इस चीज से नहीं डॉक्टर साहब निकल पा रहे कि ये माइंडसेट कैसे मतलब चेंज हो। दूसरी बात बल्कि आखिरी बात आपसे कि नेक्स्ट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी साहब की हम फिर सुन रहे हैं कि जी उनकी हुकूमत आ सकती है पाकिस्तान में, सुन रहे हैं कि शायद मियाँ साहब की हुकूमत आ जाए। तो क्या ये एक क्लियर सिचुएशन हमें फिर देखने को मिल सकती है 2024 के एंड में या फिर 2025 में कि हाँ यार ठीक है बहुत हो गया, 75-76 साल हमने ये कर लिए, ये मुद्दे घसीटते रहे, अब इसको खत्म करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है बस इधर या उधर, इस तरह की कुछ चीज तो आपको नजर आ रही है? नवाज शरीफ साहब ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दी थी, जी और चूंकि वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जी उन्होंने सब देख लिया है, ठीक है ना, कि किससे छोरा भोगते, जो राजनीति होती है बेसिकली। जी बिल्कुल। और उनका एक स्टेटमेंट आज तक इट रिवर्बरेट्स इन माय माइंड। उन्होंने कहा एक जगह कि ये जो लाइन खींची है तो बस यूं ही खींच गई है, जिस रब की पूजा वो करते हैं उस रब की पूजा हम भी करते हैं, जो वो लोग हैं वो हम लोग हैं, हम लोग एक लोग हैं। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं, Nawaz Sharif would be a very good news for the people of Pakistan because Modi shares a bond। वो आदमी लाहौर उतर गए थे सिर्फ नवाज शरीफ के बिल्कुल घर पे जाने के बिल्कुल। लिए। तो नवाज शरीफ डू हैव अ क्रेडिबिलिटी टू सेल, और नवाज शरीफ साहब खुद भी ये चाहेंगे कि वो भी अपने जाते जाते ऐसी लेगेसी करके जाएं कि पाकिस्तान के लोग सही। याद करें। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है हमें, टू नेशन थ्योरी की नफी करनी है। कोई पाकिस्तान को पॉलिटिकली इंडिया से मर्ज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राइट। ये बात कहने में समझ गया। कितना दम लगेगा कि भाई हम लोग एक लोग हैं। ये जो ये बिल्कुल। जो ये जो सरहद है, इसको नाम निहाद की बना दो कि भाई एक हम्म। दूसरे के अगेंस्ट में हाँ जाने बिल्कुल से सही है, बिल्कुल ठीक। ये करने से इकोनॉमिक्स जुड़ेगी। जो आप 1 रुपए का सामान 200 रुपए में, एक तो आप बिल्कुल। जो यूएई से मंगाते हैं, मेंटल जो डर है वो खत्म हो जाएगा ना, बिकॉज पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज परपेचुअली इन फियर कि कब ये हम पे यस अटैक करेंगे, कब। और ये बिल्कुल। फियर उन्होंने लोगों के यस उसमें डाल दिया है। यू आर तो राइट। ये जो फियर जब निकलेगा ना, आपकी इकोनॉमिक्स भी डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आप सेल्फ से संतुष्ट रहोगे। आप दुनिया को उस तरीके से, अभी आप हेल्यूसिनेशन में रहते हो कि भाई ये यस होने जा रहा है, यस वो यस होने यस जा रहा है, और बिल्कुल कुछ नहीं होने जा बिल्कुल रहा है। तो बिल्कुल सही। पॉइंट ये कि मेरा ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और मोदी साहब तो आएंगे ही आएंगे। बहुत कम चांसेस है ऐसा कुछ हो जाए कि ना आए, आई डोंट थिंक सो। आना उनका तय है, लेकिन यह है कि भाई पॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता, यू नेवर नो बिल्कुल जनता सही। कब किस तरफ मुड़ हाँ जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बट आई वुड थिंक कि ये दोनों लोग दे विल डिलीवर समथिंग पाथ ब्रेकिंग, नवाज शरीफ ओके साहब सर दे और विल मोदी। डिलीवर समथिंग बिग यकीनन। नरेंद्र मोदी साहब अपने लोगों को 2014 से अभी 2023 तक उनका ये तकरीबन 9 साल का जो दौर है, उसमें बहुत सारी चीजें क्योंकि उनके अवाम कहते हैं, सीधी सी बात है, मैं पाकिस्तान में बैठ के उनकी तारीफ करूं या ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ता। जो वहां के लोग हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब है और बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि हाँ यार हमें बहुत सारा फर्क नजर आ रहा है हर चीज में। तो मेरे ख्याल में वो चीज मैटर करती है, और वो वही उसी का जिसे कहते हैं ना कि वो पल्स के ऊपर उनका हाथ होता है वहां की जनता का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे मियाँ साहब आए या कोई आए, लेकिन एक जिसे कहते हैं क्लियर पॉलिसी लेकर आए कि यार ये मसले हमने खत्म करने, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, चीन के साथ, या फिर हमारे से दूर जिस तरह इसराइल है। यार हमने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि जी आप ट्रेवल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार? सऊदी अरेबिया ने उनके साथ ताल्लुकात जोड़ लिए, यूएई के साथ उनका आना जाना शुरू हो गया, कतर के साथ हो गया, पता नहीं टर्की के साथ उनका है, पानी बल्कि उनके थ्रू आता है, सुना मैंने, और बहुत सारी चीजें। और लेकिन हम बैठे हुए हैं कि जी हमने तो ये नहीं करना तो वो नहीं करना, और करते भी इमरान कुछ खान नहीं साहब की अफसोस तो के साथ। वाइफ भी थी यहूदी।
उनकी तो वाइफ ही जूस थी, बिल्कुल, तब तो बिल्कुल। फैमिली रिश्ता भाई। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमने कुछ किया भी नहीं और ना तो हमसे फ़लस्तीन आज़ाद होना है और ना हो सकता है हमसे। तो फिर भाई छोड़ दो यार, उनको कहो कि यार कुछ सेटलमेंट करवा दो। अगर ताल्लुकात होंगे तो शायद फिर कोई हमारी बात वो सुन भी लेंगे और हम भी उनके साथ बात करेंगे और वो भी हमारे साथ बात करेंगे, आना-जाना होगा। क्योंकि जब दूरियाँ होती हैं तो फिर तो कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी गुड मच। नाइट साहब। थैंक यू।